हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स। हमारा चल रहा था चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। उसका आज है लेक्चर नंबर 4। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आइए बच्चों समझते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है। तो इसमें होता है कि एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस, एन एडियाबैटिक इज अ प्रोसेस इन विच pressure, volume and temperature of the system changes, but there is no exchange of heat. No exchange of heat between system and surrounding. तो देखिए बच्चों, एडियाबैटिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें ना तो प्रेशर बदलता, ना वॉल्यूम बदलता, ना ही बदलता है टेम्परेचर, सॉरी, जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों ही बदलते हैं, बट कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती। किसके बीच में? सिस्टम के और सराउंडिंग के बीच में। तीनों ही बदलते हैं, प्रेशर भी बदलता है, वॉल्यूम भी बदलता है, टेम्परेचर भी बदलता है, बट सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती। तो चलिए पढ़ लेते हैं अब आगे एडियाबैटिक को। एडियाबैटिक कॉमनली बच्चों तीन शब्द का कॉम्बिनेशन है। ए का मतलब होता है ग्रीक भाषा में नॉट, डाया का मतलब होता है पासिस थ्रू, बेटिक का मतलब होता है बेट्स यानी कि हीट। एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हीट पास नहीं कर सकती, उसे हम एडियाबैटिक सिस्टम कहते हैं। एडियाबैटिक सिस्टम की खास बात यह होती है कि इसमें आपका जो वॉल होती है ना, जो कंटेनर होता है, कंटेनर की जो वॉल होती है वो नॉन कंडक्टिंग वॉल होती है, यानी कि सराउंडिंग के साथ किसी प्रकार का कंटेनर हीट एक्सचेंज नहीं कर सकता। और इसमें जो वर्किंग सब्सटेंस होता है ना, इसमें वर्किंग सब्सटेंस आपका वो होती है आपकी गैस। तो कैसे समझेंगे बात को? जैसे कि आपका ये आपने कंटेनर यहां पर ले लिया है, कंटेनर के अंदर आपने यहां पर गैस भरी हुई थी। इसकी जो वॉल थी ना चारों साइड की बच्चों, वो नॉन कंडक्टिंग वॉल थी, ठीक है। तो अभी ये पिस्टल आपने यहां पर लगाया हुआ है, तो जैसे ही आप इसे किसी सोर्स से हीट देते हैं, नीचे से तो सोर्स आपका हीट लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सोर्स अगर नीचे से हीट देगा तो ये नीचे तो वॉल आपकी कंडक्टिंग है क्या, ताकि इसे हीट मिल सके। ये बाकी चारों वॉल जो है, हर डायरेक्शन की जो वॉल थी, ये आपकी नॉन कंडक्टिंग वॉल है। तो अगर आप इसे हीट दोगे तो हीट लेने के बाद मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी और पिस्टल ऊपर की ओर मूव करेगा। तो टेम्परेचर भी बदलेगा, प्रेशर भी बदलेगा, वॉल्यूम भी बदलेगा, क्योंकि टेम्परेचर तो इंटरनल एनर्जी का मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होगा, बट साथ साथ जो इसकी वॉल है वो नॉन कंडक्टिंग वॉल है, बाहर से टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं बनाने देगी। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर बदल रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है अंदर, साथ साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है। तो तीनों ही चीजें बदल रही है बच्चे, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर भी। तो आप कह सकते हैं कि जो सिस्टम है आपका वो एडियाबैटिक सिस्टम है। और अगर आप बात करें कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो इसकी जो नेसेसरी कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 वह है बच्चों कि यहाँ द प्रोसेस इज वेरी सडन। प्रोसेस जो होगा ना वो बहुत ही तेजी से होगा, सो दैट दे मे नॉट एक्सचेंज द हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, यानी ताकि जो आपका सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ किसी प्रकार का कोई हीट एक्सचेंज ना करे। और दूसरी बात, जो वॉल होगी ना इसकी, द वॉल शुड बी परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग वॉल। The wall should be perfectly non-conducting wall। वॉल चारों साइड की नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं एडियाबैटिक रिलेशन प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में। ये अपना बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक रिलेशन बिटवीन, क्योंकि तीनों ही चीज बदल रही है, प्रेशर भी बदल रहा है, वॉल्यूम भी बदल रहा है और टेम्परेचर भी बदल रहा है। तो तीनों के लिए एक संबंध हम यहाँ पर स्थापित करने वाले हैं।
तो सबसे पहले आपको बात बताऊं कि इस पर आप अप्लाई करोगे प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन निकालने के लिए आप अप्लाई करते हो थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ है आपका डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डॉट डेल्टा वी। मतलब क्या है, या आप कह सकते हो डेल्टा डब्लू। मतलब क्या है इस बात का कि किसी भी सिस्टम को दिया गया हीट दो जगह स्प्लिट हो जाता है, एक तो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देता है और एक उसे वर्क डन कर देता है। बट सराउंडिंग के साथ क्योंकि कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो आप कह सकते हैं एज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, एज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, क्योंकि यहां पर हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच, क्योंकि यहां पर किसी प्रकार का कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो आपका डी क्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा। और जो आपकी डी यू है इंटरनल एनर्जी, वो तो आपकी स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट टेम्परेचर में, स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगी सीवीडीटी, और वर्क डन आपका होता है डी डब्ल्यू या डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डॉट डी वी। ये दोनों वैल्यू उठाकर आप इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर सकते हैं। तो बाई इक्वेशन नंबर 1 आपको मिल जाएगा डी यू का वैल्यू है बच्चों सी वी डी टी प्लस डी डब्ल्यू का वैल्यू है पी डॉट डी वी, और डी क्यू का वैल्यू आपका कितना हो गया है 0 हो गया है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ तक का तो वैल्यू आप सोल्व कर लिए है बच्चों। अब आपको करना क्या है, अब आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता है, तो अब आइडियल गैस इक्वेशन से हम डी टी का वैल्यू यहाँ से निकालने वाले हैं। तो बाय आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल्स टू, क्योंकि आप स्पेसिफिक हीट जब जिक्र करते हैं ना, तो आप 1 मोल का जिक्र करते हैं बच्चे, 1 मोल गैस का जिक्र करते हैं, तो इस दौरान पीवी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में आर टी। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, आर गैस कांस्टेंट है और टी आपका टेम्परेचर है। यहाँ पर तीनों ही चीज बदल रही है, प्रेशर भी बदल रहा है, वॉल्यूम भी बदल रहा है, टेम्परेचर भी बदल रहा है, ये तीनों चीज ही आपकी वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल्स के लिए हम लगाएंगे डिफरेंशिएशन बाई पार्ट लगा लेंगे। तो फर्स्ट एंड 2 के अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन आपको करना हो, तो रूल आपको पता होगा कि फर्स्ट सेम रखते हैं सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो P सेम रखा, dV प्लस V सेम रखा, dP और इज इक्वल्स टू में R तो गैस कांस्टेंट है सेम रहेगा, और इसका हो जाएगा आपका dt। यहाँ से आप dt का वैल्यू निकालकर इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस करेंगे। इम्प्लाइज दैट dt इज इक्वल्स टू आपके पास आता है P डॉट dV प्लस V डॉट dP डिवाइड बाय R। ये dt का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में ले जाकर रिप्लेस कर देते हैं। तो आप लिखते हैं बाय इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे ही आप लिखते हैं बाय इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 आपका क्या था बच्चों, ध्यान दीजिए एक बार दोबारा फिर से, सी वी डी टी दोबारा लिख देते हैं और पी डॉट डी वी इज इक्वल्स टू 0। ये तो आपका इक्वेशन नंबर 2 था। और यहां से आपने जो डी टी का वैल्यू निकाला है अभी, वो डी टी का वैल्यू कितना था आपका, पी डॉट डी वी प्लस वी डॉट डी पी और डिवाइड बाय आर। ये वैल्यू उठाकर आप यहाँ रिप्लेस करिए। तो सी वी को आपने सेम रखा है, यहाँ पर आपने डी टी का वैल्यू रखा है पी डॉट डी वी प्लस वी डॉट डी पी डिवाइड बाय आर प्लस पी डॉट डी वी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक का वैल्यू आपने रिप्लेस कर दिया। इसके बाद आप यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर आर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास अंदर सी वी का मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट कर दिए, सी वी पी डी वी प्लस सी वी वी डी पी प्लस पी आर डी वी इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से आप करते क्या है, इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ से आपका कुछ कॉमन टर्म बन रही होगी। तो पी डी वी इस इक्वेशन के पास भी है और पी डी वी इस इक्वेशन के पास भी है। यहाँ से आप पी डी वी दोनों से कॉमन कर लीजिए। तो पी डी वी जब कॉमन करते हैं तो अंदर बचता है आपका सी वी प्लस आर इज इक्वल प्लस सी वी वी डी पी इज इक्वल्स टू 0। बट आप जानते हैं बाय मेयर्स फॉर्मूला सी पी माइनस सी वी कितना होता है आपके पास में आर। सो आप कह सकते हैं सी पी का वैल्यू आपका बन जाएगा सी वी प्लस आर। ये वैल्यू उठाकर आप यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए। जैसे आप लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए। तो आपके पास में बन जाएगा, ये टर्म आप पहले रख लीजिए, सी वी वी डी पी प्लस यहाँ से आप सी पी रिप्लेस करेंगे सी पी
पी डी वी इज इक्वल्स टू 0 और इस पूरी इक्वेशन को आप सी वी पी वी से डिवाइड कर दीजिए। तो आपके पास क्या बनता है, सी वी वी डी पी डिवाइड बाई सी वी पी वी प्लस सी पी बाय सी वी, ऊपर आपका पी डी वी था और डिवाइड बाय आपका पी वी इज इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिए बच्चे, सी वी से आपका सी वी कैंसिल आउट हुआ है, वी से आपका वी, तो यहाँ आपके पास बचा है डी पी बाई पी, ठीक है, प्लस सी पी बाई सी वी। आपको पता है कि सी पी ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी, सी पी सी वी से बड़ा होता है, बट सी पी सी वी से कितना बड़ा है, गामा गुना बड़ा है, तो आप यहाँ पर गामा इस्तेमाल करेंगे। और देखिए यहाँ पी से आपका पी कैंसिल आउट हुआ है, तो आपके पास में बचेगा डी वी बाई वी और इज इक्वल्स टू में आपका 0, ठीक है। तो इस दौरान आप करने वाले क्या है, क्योंकि आपको पी और वी में सबसे पहले रिलेशन निकालना है, तो उसके लिए आप दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो आपने इंटीग्रेशन इधर से भी लिया, इंटीग्रेशन आपने इधर से भी लिया और इंटीग्रेशन आपने इधर से भी लिया, तो डी पी बाई डी पी का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा log पी प्लस गामा आपका सेम बाहर रहेगा और डी वी बाई वी का हो जाएगा आपका log वी, और 0 का इंटीग्रेशन आपका कांस्टेंट होता है, लेट्स से दिस इज सी, या आप इसे कह सकते हैं के बोल दीजिए या सी बोल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको पता होगा log m प्लस log n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस n, तो आपके पास बन जाएगा log पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू में कांस्टेंट के, ठीक है। अगर आप दोनों साइड का एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं तो एक्सपोनेंशियल की टर्म में आपका पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू ई का पावर के, और लेट्स से दिस इज सी, तो पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट सी, ये आपका पी और वी में रिलेशन है, ठीक है। यहाँ तक का तो हो गया। आप इसे अल्टरनेटिवली ऐसा भी लिख सकते हैं, पी वन वी वन की पावर गामा इज इक्वल्स टू पी टू वी टू की पावर गामा, आप ऐसा भी संबंध यहाँ से यहाँ तक का लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, आगे इसे फर्दर यहीं पर हम थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं बच्चों। तो पी वन वी वन की टर्म में तो आपका आ गया, बट अगर आपको इसे पी वी और टी की टर्म में भी अगर वापस से लेना हो, या टी और वी की टर्म में आपको लेना हो, तो आप कैसे करोगे, यहाँ से आपको पता है पी वी इज इक्वल्स टू आपके पास में होता है बच्चों आर टी, तो यहाँ से पी वी की पावर जो गामा बराबर कांस्टेंट है, पी का वैल्यू आपने निकाल लिया है आर टी बाई वी, ये पी का वैल्यू आर टी बाई वी आप इस इक्वेशन में ले जाकर रिप्लेस कर दिए, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर एक्स, तो बाई इक्वेशन एक्स, तो इक्वेशन एक्स से आपके पास में क्या मिल जाता है, पी का वैल्यू आपके पास में है आर टी बाई वी इंटू में वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू में कांस्टेंट सी। तो अब आर तो गैस कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट ही बनाएगा, और वी की पावर यहाँ नीचे 1 है, ऊपर जाकर गामा माइनस 1 बना लेगा, तो ये बन जाएगा टी वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू अगेन एक नया कांस्टेंट के, या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं टी वन वी वन की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टी टू वी टू की पावर गामा माइनस 1, ठीक है। एक ये टी और टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म में आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं बच्चों, आपने यहाँ से पी वी इज इक्वल्स टू आर टी जो लिखा है, इसमें आप वी का वैल्यू भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो पी वी इज इक्वल्स टू जो आपका आर टी है, इसमें आप वी इज इक्वल टू आर टी बाई पी वी रिप्लेस कर सकते हैं। तो बाई इक्वेशन एक्स से आप क्या करने वाले हैं, पी सेम रखा है, वी का वैल्यू आपने क्या रिप्लेस कर दिया है आर टी बाई पी और की पावर गामा इज इक्वल्स टू में कॉन्स्टेंट सी, तो पी को सेम रखा, आर की पावर गामा रखा, और यहाँ पर आया है आपका टी की पावर गामा और अपोन में पी की पावर गामा इज इक्वल्स टू में कांस्टेंट सी। आर की पावर गामा कांस्टेंट के नीचे जाकर एक नया कांस्टेंट यहाँ पर तैयार कर लेगा, तो आपके पास में ये ऊपर पावर पी का 1 है और नीचे पावर गामा है, तो ये बना लेगा पी की पावर 1 माइनस गामा टी की पावर गामा इज इक्वल्स टू में कांस्टेंट सी, और आप इसे अल्टरनेटिवली P1 की पावर 1 माइनस गामा T1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 की पावर 1 माइनस गामा और T2 पावर गामा, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है वक्डन क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, वक्डन को जरा पढ़ लेते हैं। तो चलिए ठीक है बच्चों, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जिसमें वक्डन और आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आएगा। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू क्लास।